प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। ठीक है, हनी बी में जो फीमेल होती हैं दोस्तों, इनके अंदर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं और जो मेल होता है इसके अंदर 16 क्रोमोसोम होते हैं। ओके, ठीक है। अब जो गैमेट बनेंगे इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा और मियोसिस होने से ये इसके गैमेट्स बन गए। मतलब ये क्या है, ये ओवम है और इसके अंदर जो प्रोसेस है वो माइटोसिस होता है और माइटोसिस होने की वजह से ये इसके स्पर्म्स बन गए। अब होगा क्या, जब ये ओवम इस स्पर्म के साथ फ्यूज होगा तो वापस कॉम्बिनेशन जो 32 क्रोमोसोम का होगा और इस फर्टिलाइज्ड एग से फीमेल डेवलप होंगी और इन फीमेल्स में से कोई डेवलप होगी क्वीन। लेकिन जो एग अनफर्टिलाइज्ड होगा उसमें ऑटोमेटिकली माइटोसिस होगा और फाइनली ये क्या होगा, ये 16 क्रोमोसोम के मेल में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेल डेवलप हो जाते हैं ना, इसको प्रोसेस को हम कहते हैं पार्थेनोजिनेसिस। पार्थेनोजिनेसिस यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, अनफर्टिलाइज एग से मेल डेवलप होते हैं और ये क्या बन जाता है, मेल ड्रॉन बन जाता है। तो और फीमेल जो होती है फर्टिलाइज एग से होती है। इस तरीके से क्या होते हैं, इस मेल के केस में कभी भी सन नहीं होता, हमेशा इसका एक ग्रैंडफादर होगा या इसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में ग्रैंड सन होगा। ठीक है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो मेल पे नहीं फीमेल के ऊपर डिपेंड करना है, तो इसको हमारे को ध्यान में रखना है। हाँ, तो दोस्तों बात करते हैं म्यूटेशन की। म्यूटेशन क्या होता है दोस्तों, सडन स्टेबल इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अगर किसी के जेनेटिक मटेरियल में कुछ भी चेंज हो गया है दोस्तों तो हम उसको म्यूटेशन कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी में हम कहते हैं म्यूटेंट। म्यूटेंट किसको कहेंगे, दी ऑर्गेनिज्म विच अंडरगोज म्यूटेशन। मतलब ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर कुछ जेनेटिक चेंज हो गए हैं और जेनेटिक चेंज होने की वजह से हम इस ऑर्गेनिज्म को अब क्या कहेंगे, म्यूटेंट कहेंगे दोस्तों, म्यूटेंट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर कोई केमिकल, अब हम म्यूटाजन की बात करते हैं। सपोज इसमें जो जेनेटिक चेंज है वो कोई केमिकल कर रहा है या कोई यूवी रेस कर रही हैं या कोई गामा रेस कर रही हैं या फिर इसके अलावा कोई रेडिएशन है। इस रेडिएशन की वजह से इसमें जेनेटिक चेंज आ रहे हैं, ठीक है, और ये नॉर्मल पर्सन म्यूटेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इन सभी केमिकल्स को हम क्या कहेंगे, म्यूटाजन। ये क्या कहलाएंगे, म्यूटाजन, बिकॉज दे इंड्यूस म्यूटेशन इन ए ऑर्गेनिज्म। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। अच्छा, हमारे कॉम्बिनेशन के अंदर अब हमें जो खास बात ये होती है कि सपोज ये एक डीएनए चेंज है, मैं आपके सामने ठीक है, ये एक मैंने डीएनए चेन बना दिया सिर्फ समझने के लिए, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर सपोज इसमें से कोई ये एक नाइट्रोजनस बेस ये एक पॉइंट के ऊपर ये चेंज हो जाए, या तो ये यहाँ से गायब हो जाए या यहाँ से हट करके कहीं और लग जाए, तो इस तरीके के म्यूटेशन को हम कहेंगे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, और पॉइंट म्यूटेशन से भी हम एक डिजीज पढ़ेंगे आगे, ठीक है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसको कहते हैं हम पॉइंट म्यूटेशन। और सपोज इस पूरी कॉम्बिनेशन में से ये इतना बड़ा सीक्वेंस का ये फ्रेम है, ये पूरा का पूरा फ्रेम यहाँ से हट करके पूरे क्रोमोसोमल सीक्वेंस में, डीएनए के सीक्वेंस में कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, इस तरीके के दो म्यूटेशन है, ये जेनेटिक म्यूटेशन है, दोनों के दोनों जेनेटिक म्यूटेशन है और इन दोनों को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसके अलावा कुछ क्रोमोसोमल म्यूटेशंस भी हैं जो हम क्रोमोसोमल
डिसऑर्डर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। उनमें क्या होता है, या तो क्रोमोसोम का नंबर एक कम हो जाता है या एक क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है, तो उसको हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं तो इसको भी हम स्टडी कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये है पेडिग्री एनालिसिस। ये क्या होता है, दी ग्राफिकल representation of family tree chart to study genetic disorders is called pedigree analysis। मतलब होता क्या है, ये जो मेथड है इससे हम हर पर्सन के लिए एक ग्राफिकल चार्ट यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर हमें किसी मेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए ये स्क्वायर यूज करते हैं। अगर हम एक हेल्दी फीमेल को यूज करते हैं तो उसके लिए हम ये सर्किल का यूज करेंगे। अगर हम इन्फेक्टेड मेल का यूज करेंगे तो ये हम अफेक्टेड मेल हो गया, ठीक है। और अगर हम अफेक्टेड ये सर्कुलर यूज करेंगे कलर फील्ड, तो ये हो गया अफेक्टेड फीमेल हो गया, ठीक है। अगर सपोज इस मेल और एक फीमेल है, इन दोनों के बीच में मैरिज हो रही है, तो हम इस साइन से हम मैरिज को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर इनसे मैरिज के बाद में जो ऑफस्प्रिंग्स हो रहे हैं वो हम इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज इसमें ये एक फीमेल है, ये हेल्दी है, मेल है ये हेल्दी है, और ये मेल भी हेल्दी है, ठीक है। अगर इसके नेक चार्ट के अंदर हम इसको सपोज करें कि इसकी ये मैरिज हो गई किसी के साथ में, और फाइनली इस चार्ट को हम स्टडी कर रहे हैं और इसके अंदर हम ये सपोज ये कर लें, इसका मतलब ये है कि इनकी थर्ड जनरेशन के अंदर एक मेल अफेक्टेड है। तो इस तरीके से चार्ट बनाए जाते हैं। इसमें एक चीज खासियत और है कि अगर किसी फीमेल और मेल साइन के बीच में ये दो लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया था, इसका मतलब है मैरिज इन क्लोज रिलेटिव। अच्छा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, आपने कुछ कम्युनिटीज में देखा होगा कि ब्रदर एंड सिस्टर्स में भी मैरिज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि चाचा या मौसी या फूफा या फूफी, उनकी लड़कियों और लड़कों के बीच में भी मैरिज होती है। तो क्योंकि उनका ब्लड जो फैमिली ट्री है वो जॉइन था, उनके पेरेंट्स थे वो 2 या 3 जनरेशन में कॉमन थे, तो इस तरीके की जो मैरिज होती है उनको हम कहते हैं मैरिज ऑफ क्लोज रिलेटिव। और इस तरीके से बहुत सारी डिजीज है वो कैरेक्टराइज होती हैं, जो जेनेटिक डिजीज है वो ट्रांसफर होती है। तो ये जो पेडिग्री एनालिसिस है ये हमारे को इसी चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। चलो अब इसको जान लेते हैं कि इसका हमारे लिए बेनिफिट क्या है या इसका यूज क्या है। दूसरा तो फर्स्ट ये है कि ये मेडिकल रिसर्च में यूज होता है। मेडिकल रिसर्च में यूज होता है किस लिए, जेनेटिक डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए फैमिली चार्ट के अंदर। ओके, ठीक है। सेकंड क्या है, इट शोज origin of trait in family and flow of trait in family। मतलब कोई जीन जो है जैसे डिजीज होती है वो कहाँ से तो ओरिजिनेट हो रहा है, इस तरीके का फ्लो चार्ट बना करके, ठीक है। और उसके बाद में वो कहाँ तक वो जा रहा है। जब सपोज इस वाले चार्ट के अंदर अगर हम कह दें कि डिजीज इस मेल में प्रेजेंट थी, ग्रैंडफादर में इनके ये सब नॉर्मल थे, और थर्ड जनरेशन में जा करके एक ग्रैंड सन में डिजीज आ गई, तो ये ओरिजिन कहाँ से हो रहा था, एक ग्रैंडफादर से ओरिजिनेट हो रहा था, और ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, एक ग्रैंड सन के अंदर हो रहा है। तो इस तरीके से हम ओरिजिन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको एलील को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ तक ट्रांसफर होगा, फैमिली जनरेशन में कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। इसकी वजह से हम जो रिसेसिव एलील्स डिजीज हैं, ठीक है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो रिसेसिव एलील्स होते हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है दोस्तों, इसके अलावा हीमोफीलिया भी होता है दोस्तों। ये सारे के सारे जो हैं ये रिसेसिव जीन्स की वजह से होते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इन सबको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इनसे किस में ये डिजीज होगी,
ठीक है। और फोर्थ जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मैंने यहां आपको बताया था, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ harmful effect of close relative marriage can be identified। यानी अगर किसी फैमिली में क्लोज रिलेटिव हैं और उनमें शादी हो रही है, उनकी फर्दर जनरेशन में जो पहले की जनरेशन में जो डिजीज थी, वो कौन सी डिजीज कैरेक्टराइज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, चांसेस हैं, और उससे क्या अफेक्ट होगा उसको पता लगाया जा सकता है, उसको रोका भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जो सारा काम है प्री डिग्री चार्ट में, प्री डिग्री एनालिसिस के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये जो चार्ट बनता है इसको पेडिग्री चार्ट कहा जाता है, और इससे जो हम कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट निकालेंगे इसको पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले डिजीज को जान लेते हैं। ये मेंडेलियन डिजीज है जिसका नाम है हीमोफीलिया, और इस हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया जो कि ब्रिटिश साम्राज्ञी थी उनके अंदर प्रेजेंट थी, और इसके जो जीन्स हैं ये फीमेल से मेल में ट्रांसफर होते हैं। चलो इसके कुछ साइलेंट फीचर जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो डिजीज है ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, सिर्फ डिजीज है, ठीक है। इसका जो जीन इज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, फीमेल इज ओनली कैरियर। अगर फीमेल का कॉम्बिनेशन इस तरीके से बनता है दोस्तों, तो ये फीमेल सिर्फ कैरियर हैं। कभी भी इसमें जो डिजीज, अगर सपोज फीमेल के दोनों क्रोमोसोम पे डिजीज हो, तो ऐसी फीमेल जो है ये फीटल लाइफ में ही इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसलिए फीमेल जो जिसके अंदर ये डिजीज हो वो तो पैदा ही नहीं होती, लेकिन हाँ कैरियर फीमेल है, ये पैदा होती है और ये फर्दर जनरेशन के अंदर इस डिजीज को ट्रांसफर करती है, कैरी करती है। ठीक है, मेल चाइल्ड इज अफेक्टेड बिकॉज ही रिसीव वन एलील फ्रॉम कैरियर मदर। मतलब ये जो मेल चाइल्ड होगा इसके ऊपर कॉम्बिनेशन ये बनेगा दोस्तों, और ये रिसेसिव डिजीज है, इस वजह से ये मेल चाइल्ड में डिजीज कैरेक्टराइज हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से नॉन फंक्शनल प्रोटीन is formed that affects the clotting property of blood। इसके मतलब क्या है कि नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा इस कॉम्बिनेशन की वजह से, और ब्लड का जो क्लॉटिंग होगा वो नहीं होगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड। अब ऐसे व्यक्ति का क्या होगा, अगर चोट लग जाए, कट लग जाए, तो सारा जो ब्लड है फ्लो हो जाएगा और फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सबसे पहले इसमें क्या, जो फीमेल है, कैरियर फीमेल प्रोड्यूस अफेक्टेड मेल चाइल्ड, ये ध्यान रखना है बस हमारे को। ठीक है, तो इसमें डिजीज में तो इतना ही है। ये किसी रॉयल डिजीज कहलाती है, क्वीन विक्टोरिया में थी, और ब्रिटिश में ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है जिसे हम कहते हैं हीमोफीलिया, जिसमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो डिजीज है ये है दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस। और कलर ब्लाइंडनेस भी कैसी डिजीज है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर की वजह से क्या होता है, पहला तो सेक्स लिंक्ड है, इसमें क्या होता है, पर्सन फेल टू डिफरेंशिएट रेड और ग्रीन कलर। मतलब इस सेक्स लिंक डिसऑर्डर की वजह से जब जीन अंदर चले जाएंगे, जीन होंगे,
तो वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं इसको? कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और इस तरीके से जो मेल होता है ना, मेल इज अफेक्टेड, क्योंकि मेल के अंदर जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ये बनता है दोस्तों, इसमें मेल इसका अफेक्टेड होता है, ठीक है। और फीमेल जो है, और जबकि फीमेल के अंदर तो ऑलरेडी ये क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट ही होता है, ठीक है ना। तो ये है आपका कलर ब्लाइंडनेस, इसको हमारे को इतने को ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो डिजीज है हमारी दोस्तों, ये है मेंडेलियन डिसऑर्डर फिनाइल कीटोन यूरिया। इस फिनाइल कीटोन यूरिया है, पहले तो ये हम ध्यान रखें कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ऑटोसोम की वजह से होती है, ये ऑटोसोमल है, ये ध्यान रखना है हमारे को। और ये किसकी वजह से? ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी जन्म के साथ प्रेजेंट होता है। इसमें होता क्या है बेसिकली, डिजीज बनती कैसी है? हमारे जो लीवर है, इस लीवर में एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है दोस्तों। ये फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सीलेज है, और ये क्या करता है, ये एक एंजाइम है, और ये केमिकल रिएक्शन, एक एमाइनो एसिड होता है, कौन सा? फिनाइल एलेनाइन। ये क्या है? एक अमाइनो एसिड है। और इस अमाइनो एसिड को किस में कन्वर्ट करता है ये एंजाइम? ये कन्वर्ट करता है इसको टायरोसिन में, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर, यानी फिनाइल एलेनाइन एक हाइड्रोक्सिलेज एक एंजाइम है, और ये कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनाइन अमाइनो एसिड को ट्रायोसिन में। लेकिन अगर किसी के अंदर ये एंजाइम ही ना प्रेजेंट हो, इनबॉर्न मेटाबॉलिक ऑर्डर है दोस्तों, डिसऑर्डर है ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो होगा क्या? ये फिनाइल एलेनाइन क्या होगा, ये उसके लीवर में ये एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्यूमुलेट होने के बाद में ये सारा का सारा फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड। और इसकी वजह से जब फिनाइल पायरुविक एसिड बॉडी में डिपॉजिट होगा, तो इसके जो डेरिवेटिव होते हैं, कन्वर्ट होने के बाद मेटाबोलाइज होकर डेरिवेटिव है, ये उसकी मेंटल यानी ब्रेन को ये क्या करेंगे? प्रॉब्लम करेंगे। ब्रेन के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और ब्रेन इससे क्या होगा? अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। यानी फिनाइल पायरुविक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा और ये ब्रेन को अफेक्टेड कर देगा। इसके अलावा एक और होगा, स्किन पिगमेंटेशन, स्किन का कलर चेंज हो जाएगा कुछ, और हेयर डिस्कलरेशन भी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना हमें, फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है? ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट का डिसऑर्डर है, ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें किसकी वजह से होता है? ये फिनाइल एलेनाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की वजह से। इसका क्या काम है? इससे लीवर में फिनाइल एलेनाइन को ट्रायोसिन में कन्वर्ट करता है। अगर ये एंजाइम ना बने तो क्या होगा? फिनाइल एलेनाइन कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में, और ये एक्यूमुलेट होने से ब्रेन को ये नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो हमारे को ये इसमें यही ध्यान रखना होता है, एग्जाम्स में यही पूछा जाता है इसके बारे में। सिकल सेल एनीमिया दोस्तों, ये जो सिकल सेल एनीमिया है, ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट ये डिसऑर्डर है। अच्छा, इसमें क्या होता है? जो आरबीसी होती है दोस्तों, ये अफेक्टेड होता है। आरबीसी हम जानते हैं राउंड होती है, साइड से देखने पर ये इस तरीके से डिस्क शेप, डंबल शेप होती है। लेकिन होता क्या है, जब ये डिजीज का जीन ट्रांसफर होता है तो इसकी वजह से हम जो हीमोग्लोबिन चेन है, इसके अंदर दो चेन होती है, अल्फा और बीटा, ठीक है। और इसमें हीमोग्लोबिन चेन है वो अफेक्टेड हो जाती है, और फाइनली क्या होता है, जो आरबीसी की शेप है वो सिकल शेप हो जाती है। आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है दोस्तों। और इसकी वजह से क्या होगा? आरबीसी की शेप चेंज हो जाएगी, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन स्ट्रेस होगा, ठीक है। और एचबी काउंट कम हो जाएगा, एचबी काउंट डिक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा? जो वाइटल ऑर्गन है
सॉरी दोस्तों, बीच में साउंड आ रहा था बाहर से, इस वजह से मैंने पॉज कर दिया था। चलो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होता क्या है इसमें, सिकल सेल एनीमिया में हमारे हीमोग्लोबिन में दो चेन होती है, अल्फा और बीटा। तो जो बीटा ग्लोबुलिन चेन है इसके अंदर क्या हो जाता है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। अभी हमने पॉइंट म्यूटेशन को डिस्कस ही किया था। और पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस है इसमें 6th पोजीशन के ऊपर क्या होना चाहिए, ग्लूटामिक एसिड, एक खास किस्म का ग्लूटामिक एसिड, एक अमाइनो एसिड होता है जो होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये ग्लूटामिक एसिड है ये तो हट जाता है, इसकी जगह ये जो वेलाइन है ये 6th पोजीशन पर ज्वाइन हो जाता है। अब क्योंकि वेलाइन उस पोजीशन पे जुड़ गया तो क्या पॉइंट म्यूटेशन हो गया? हाँ जी, पॉइंट म्यूटेशन हो गया। और पॉइंट म्यूटेशन होने से ही इस बीटा ग्लोबुलिन चेन के पूरे स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं और फाइनली ये सिकल सेल के अंदर चेंज हो जाती है आरबीसी। ठीक है, अब इस अंदर हमें खास बात क्या करनी है, इसमें जो होमोजाइगस स्टेट होती है एचबीएस, जिसमें दोनों की दोनों चेन के अंदर, बीटा चेन के अंदर ये प्रेजेंट होगा, जीन के अंदर प्रेजेंट होगा, तो ये डिजीज कैरेक्टराइज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक चेन के ऊपर ये प्रेजेंट है तो वो सिर्फ इसका डिजीज का कैरियर रहता है, उससे दूसरे में ये डिजीज ट्रांसफर नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन। बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट डिजीज की, थैलेसीमिया। ये जो थैलेसीमिया डिजीज है ये भी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है दोस्तों। डिसऑर्डर या डिजीज का हो, कुछ भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें जो हीमोग्लोबिन है प्रोसेस जो है हीमोग्लोबिन बनने का वो अफेक्टेड हो जाता है दोस्तों। और हमेशा क्या होता है, हर 2 से 3 महीने में इस पर्सन को नया ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से डिजीज से क्या होता है, एनीमिया। एनीमिया इज मेन सिम्टम। ठीक है दोस्तों, एनीमिया से ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस डिजीज को। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये थैलेसीमिया ये भी 2 टाइप का होता है दोस्तों। एक कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया, एक को कहते हैं बीटा थैलेसीमिया। ये अल्फा और बीटा से बेसिकली जो अल्फा और बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की उससे रिलेटेड है। और ये जो होता क्या, इसमें जो अल्फा ग्लोबुलिन चेन है, अल्फा ग्लोबिन चेन है, इसके ऊपर जो जीन होते हैं, 2 जीन होते हैं, एक तो होता है HbA1 और एक होता है HbA2। और ये क्रोमोसोम 16 पर होता है और इनके क्या होते हैं, पेयर होते हैं बेसिकली। अगर ये जीन्स में कोई चेंज हो जाएगा तो उसकी वजह से ये अल्फा थैलेसीमिया डिजीज है, ये कैरेक्टराइज हो जाएगी। लेकिन जबकि जो बीटा थैलेसीमिया ये किसके ऊपर होता है, ये होता है एक जीन होता है जिसका नाम है HBB जीन। और ये किसके ऊपर होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर होता है। इसका भी पेयर है। अगर इस जीन के अंदर भी कोई चेंज हो गया तो जिसकी वजह से क्या है, बीटा ग्लोबुलिन चेन है वो अफेक्टेड हो जाएगी। बीटा ग्लोबिन चेन है ये अफेक्टेड हो जाएगी और अफेक्टेड होने की वजह से बीटा थैलेसीमिया डिजीज कैरेक्टराइज हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि थैलेसीमिया क्या है। थैलेसीमिया में क्या होता है, ये ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। इससे हीमोग्लोबिन बनने का प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन में एनीमिया होता रहेगा। ठीक है, 2 टाइप का होता है, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया, क्योंकि 2 चेन होती है अल्फा और बीटा। और इसमें ये होती है 2 जीन्स की वजह से, HbA1 HbA2, और ये होता है क्रोमोसोम नंबर 16 पे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि HbB जीन होता है और क्रोमोसोम नंबर 11 होता है। हमारी एनसीईआरटी में तो इतना नहीं दिया, बट कुछ हेल्प बुक के अंदर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हीमोफीलिया से, सिकल सेल एनीमिया से, फिनाइलकीटोयूरिया से ज़्यादा पूछे जाते हैं और इस साल भी ये रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर्स हैं ये पूरे स्टडी कर लिए। अब हम इस टॉपिक के जो लास्ट हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ये जो पहला है, हम डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। अच्छा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्यों होगा? या तो एक पर्सन के अंदर हम जानते हैं कि 44+ में XY या फिर 44+ में XX क्रोमोसोम है, या तो एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाए या एक क्रोमोसोम हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा आ जाए कहीं से,
ठीक है, या फिर इसकी एक किसी की कॉपी बन जाए। इन तीनों ही केस के अंदर क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है ये क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम की। दोस्तों डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसके अंदर डाउन सिंड्रोम में जो 21 नंबर क्रोमोसोम है, इसमें इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, ये 21 नंबर के अंदर एक्स 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 बन जाएगा 20 नंबर पेयर के अंदर, जहां की 2 ही होने चाहिए। तो फाइनली इसको हम कहते हैं 21 ट्राइसोमी, क्योंकि भैया 3 कॉम्बिनेशन हो गए हैं, 3 क्रोमोसोम जुड़ गए हैं, जबकि होने कितने चाहिए, 2 ही होने चाहिए। अब किसी के अंदर अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ जाएगा तो क्या होगा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी वजह से सिम्टम्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या होगा, ऐसा जो व्यक्ति होगा, जो बच्चा होगा, बेबी होगा, उसका शॉर्ट हाइट होगी, ठीक है, उसके अलावा स्मॉल उसका राउंड हेड होगा, यानी सर है जो गोल होगा, छोटा होगा, उसका जो पार्शियली ओपन माउथ, यानी उसका मुंह थोड़ा सा हमेशा खुला रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा खुला रहेगा। फरोड टंग, इसकी जीभ थोड़ी सी मोटी होती है और थोड़ी मुड़ी हुई होती है जीभ, ठीक है। इसके अलावा इसके जो पाम है, पाम मतलब हथेलियां, पाम होगी लार्ज होगी, ब्रॉड होंगी, और जो पाम क्रीज होंगी, पाम क्रीज हथेली की लकीरें, वो बहुत ज़्यादा डार्क होंगी, कैरेक्टरिस्टिक होंगी, ठीक है। इसके अलावा इसका जो मेंटल ग्रोथ है वो, या डेवलपमेंट कहेंगे हम इसको, मेंटल डेवलपमेंट, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं उनमें हार्ट डिजीज भी प्रेजेंट होती है। कुछ मैंने एक्स्ट्रा बुक्स में भी देखा तो मुझे पता लगा कि इस तरीके के जो चाइल्ड है 8 to 12 ईयर ही इनकी मैक्सिमम लाइफ होती है, इसके बाद में सर्वाइव नहीं कर पाते, कि इनकी बॉडी में कुछ ना कोई डिजीजेस हैं वो कैरेक्टराइज हो जाती है और फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21 ट्राइसोमी। और डाउन सिंड्रोम से हमें से ये जो सिम्टम है हमारे को, इसी से हमें याद रखना है कि इसमें शॉर्ट हाइट होती है। उसके बाद हमें ये सारे सिम्टम याद आ जाएंगे तो हम इस सिंड्रोम को एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो 3 मार्क्स के अंदर आता है, डाउन सिंड्रोम या क्लेनफेल्टन सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम, इनमें से कोई भी आपसे पूछी जा सकती है। चलो हम नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली इसमें एक एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट होता है, यानी जो इसका कैरियोटाइप बनता है, मान लो ये 46 होने चाहिए, 44 प्लस में XY, लेकिन इसमें क्या होता है 44 प्लस में X0, यानी इसके मतलब इसमें एक एक्स क्रोमोसोम क्या है, 1 एक्स क्रोमोसोम इज अब्सेंट। हमने डिलीट करने की बात की थी, तभी तो क्रोमोसोम ये जितने भी हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं ये बनते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें कैरियोटाइप बन गया 44 प्लस में X0, एक एक्स क्रोमोसोम अब्सेंट है। इसकी वजह से जो सिम्टम होंगे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम्स क्या है जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला तो ये क्या होगा, ये एक स्टेराइल फीमेल होगी, स्टेराइल फीमेल से मतलब ये है कि ओवरी आर प्रेजेंट बट नॉन फंक्शनल, मतलब इसकी बॉडी में ओवरीज तो होंगी लेकिन नॉन फंक्शनल है। इस वजह से क्या है, स्टेराइल फीमेल है, इसमें ओवम डेवलप नहीं होगा, ठीक है ना, ओवम प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसकी जो नेक होगी वो बहुत छोटी होगी, वेब्ड नेक कहते हैं इसको, गर्दन होगी वो छोटी होगी, ठीक है दोस्तों। और शील्ड शेप्ड चेस्ट होगी इसकी, शील्ड मतलब पूरा का पूरा, इस तरीके से शील्ड कहते हैं एक ढाल को, और इसकी जो पूरी चेस्ट होती है शील्ड शेप होती है। इसके अलावा इसमें क्या होगा, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम नहीं है तो क्या इस फीमेल के अंदर फीमेल जैसे कैरेक्टर्स होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो पुअरली डेवलप्ड ब्रेस्ट, इसकी जो ब्रेस्ट है वो पुअरली डेवलप्ड होंगी, ठीक है, स्टेराइल फीमेल है ही इसके अंदर। अब क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि इसकी जो ओवरीज हैं
वो कैसी होंगी, नॉन फंक्शनल होंगी, नॉन फंक्शनल होंगी। और एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है दोस्तों, इसकी हाइट शॉर्ट हाइट होगी, शॉर्ट हाइट होगी। और जो लास्ट है, इसकी फिंगर्स भी देख के हम पहचान सकते हैं, पफी फिंगर्स होती हैं दोस्तों, पफी, कुछ स्वेलिंग टाइप, इस तरीके से, ये इस तरीके से फिंगर्स, ठीक है। जहाँ नॉर्मल में फिंगर इस तरीके से होंगी दोस्तों, ये पफी फिंगर इस तरीके से होती है। तो इस तरीके की फीमेल्स के अंदर ये सारे के सारे आइडेंटिफाइंग फीचर हैं, ये प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। किसकी वजह से होते हैं ये, टर्नर सिंड्रोम्स की वजह से, इसको आपको ध्यान रखना है। और लास्ट है हमारा कैल्फेंटर सिंड्रोम। हाँ तो दोस्तों कैल्फेंटर सिंड्रोम है, इसका हम कैरियोटाइप डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, 44 प्लस में XXY, इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, ये क्या बनना चाहिए था, ये बंदा मेल बनना चाहिए था कैल्फेंटर सिंड्रोम में। अगर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो मेल के अंदर कैसे कैरेक्टर डेवलप होंगे, फीमेल वाले कैरेक्टर डेवलप होंगे। चलो इसके जरा हम सिम्टम्स हैं, आइडेंटिफाइंग फीचर, उसको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्स इज मस्कुलिन यानी मेल, बट फेमाइन कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। फेमाइन कैरेक्टर यानी फीमेल, फीमेल कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सेकंड जो सिम्टम है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। अगर मेल में डेवलपमेंट हो जाए ब्रेस्ट का तो दोस्तों इसको डिजीज को गायनेक्टोमेशिया कहते हैं, गायनेकोमेस्टिया, मेल में अगर ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाए। थर्ड है पुअरली डेवलप्ड बियर्ड्स, यानी इसके दाढ़ी मूछें हैं वो पुअरली डेवलप्ड होंगी, ठीक है। और ये फोर्थ है, ये स्टेराइल मेल होगा, नॉन फंक्शनल स्टेराइल मेल, ओके। और इसका लास्ट सिम्टम है जो आइडेंटिफाइंग का है, फीमेल पिच्ड वॉइस दोस्तों, यानी इसकी जो आवाज होगी वो कैसी होगी, वो फीमेल जैसी होगी दोस्तों। तो इसमें हमने कैल्फेंटर सिंड्रोम में जाना है क्या है कैरियोटाइप, 44 प्लस में XXY, यानी एक मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आने से एक मेल के अंदर फीमेल जैसे कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं। और दोस्तों आज हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मीटिंग में हम मिलेंगे और एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, और आप अगर समझ में नहीं आए तो यही जो पॉइंट्स हैं आप इसको एग्जाम्स में नोट कर सकते हैं, इन्हीं से ही ज़्यादातर क्वेश्चन डेवलप होते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Press the bell button and subscribe my channel The Easy Way by D. Bhavani Singh. Okay, thank you friends. If you like my channel, please subscribe my channel.